बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। टेम्परेचर इस दफ़ा गर्मियों में बहुत ऊंचा गया है। हमने कराची में वो जो शदीद लहर थी गर्मी की, उसमें बहुत सारी हलाकतें, बहुत सारी अफसोसनाक खबरें, परेशान कुन ऐसी सुनी भी, और फिर उसके नतीजे में जो सैलाब की तबाहकारियाँ ये भी हमारे सामने हैं। अक्सर हमारा ध्यान जाता है कि इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई डैम बनाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसके साथ वो लोग जो कि गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो लोग जो सैलाबी रेलों के नतीजे में ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का और उनकी ज़िंदगी की आसानी का बंदोबस्त किया जाए और उनकी ज़िंदगी जितनी अर्जा है इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। ये दुआएं मांगते हैं हम, ये ख्वाहिश करते हैं हम, लेकिन कितना इसके लिए ख़ुद एफ़र्ट्स करते हैं, सवाल यहाँ पर है। और यही वो जगह है जहाँ पर कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए कि हम सबको पता है कि माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं इसके नतीजे में बहुत सारे जो अवामिल उसमें हैं, उसमें एक बहुत बड़ा दरख्तों का इस ज़मीन से गायब होना है। और अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई बिल्डिंग बनानी होती है, कोई रोड बनानी होती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, कोई शहर आबाद करना होता है, कोई हाउसिंग कॉलोनी होती है, वहाँ की प्लानिंग में जितने दरख्त आते हैं जहाँ जहाँ पे दरकार होते हैं बेदरेग उन्हें काट दिया जाता है। फिर उसके नतीजे में मुतबादिल के तौर पर कोई नए पौधे भी नहीं लगाए जाते। और वो नए पौधे ना होने की वजह से इस्लामाबाद भी जो कल तक बहुत हरा भरा एक शहर था, बहुत खूबसूरत था, अब वहाँ हरियाली और सब्ज़ा और दरख्त उतने नहीं नज़र आते जितने के एक ज़माने में हुआ करते थे। नतीजतन यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है, जो कि अमूमन दूसरे शहरों से 3-4-5 डिग्रीज़ का फ़र्क हुआ करता था, वो फ़र्क भी कम होता चला जा रहा है। और इसी तरह से अगर हम सनती शहर या और बड़े शहरों की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पर तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए कि दरख्त ना होने के बराबर और गर्मी की शिद्दत बेहद। और फिर हर एक शख्स जो है वो चाहता है कि AC चलाए, जिसकी वजह से बिजली जो कि पहले ही हमारे पास कम है उसकी कमी जो पूरी नहीं हो सकती, और फिर शॉर्टफॉल के नतीजे में लोड शेडिंग का बहरान, और उसके बाद फिर मुसीबतें, और उसके बाद फिर हम सबकी आह बका और हम सबकी एक दाद फरियाद। लेकिन क्या किया जाए कि हम दरख्त लगा सकें। ये बारिशों का मौसम है, किसी भी जगह पर जो कि इतनी सारी खुली जगह हैं, हम अक्सर अपने मज़हब से रहनुमाई हासिल करते हैं, हमें तस्कीन भी मिलती है, रूहानी भी, जहनी भी, दिली भी, कि अगर हम एक दरख्त लगाएंगे और उस दरख्त से कोई जानदार फल खाएंगे, या कोई इंसान उसके नीचे सस्ताएगा, या किसी को वो साया मुहैया करेगा, और ये सब कुछ वो कर ही रहा होता है और कुछ नहीं, तो ऑक्सीजन तो वो हवा में दे ही रहा होता है। तो ये एक सदका जारिया है, ये एक ऐसा सदका है जो कि मैं और आप बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सदक़े के लिए ढोल बजे, बहुत सारे लोगों को पता चले हमने चावल बना के बांटे हैं, बहुत सारे लोगों को पता चले जी हमने बकरे ज़िबा किए हैं, और एक तरह से लोगों में हमारी एक वो भी हो, और हम बहुत सारे लोगों को खाना खिलाएं तो ही हमें तस्कीन हासिल हो। वो जो अपनी इंसानी कल्बी जहनी तस्कीन है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन बहुत सारे इस तरह के काम जो खामोशी के साथ किए जा सकते हैं, एक्चुअली इस तरह से कि आप एक हाथ से कर रहे हैं तो बहुत सारे दूसरे हाथ को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और किस सोच के साथ, किस जज्बे के तहत आप ये काम जो है वो कर रहे हैं, और कितने लोगों को उससे फलाह पहुँचेगी, कितने लोगों को उससे बेहतरी होगी। तो ये कुछ ऐसे तहरीक है जो इंसान के अंदर से जन्म लेनी चाहिए। अब जब हम इतने हाई टेम्परेचर्स की बात करते हैं और इतना परेशान होते हैं उसमें, तो बहुत ज़रूरी है कि उतनी शद्दोमत के साथ और उतनी ही जोशो खरोश के साथ हम प्लांटेशन भी करें। मैंने भी आज हरा रंग पहना हुआ है, पाकिस्तान का हरा रंग है, पाकिस्तान हरियाली के दिनों में पैदा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि हमें अपने, अगर हम इसको सिंबॉलिकली ले लें, जो कि वो हम हरा रंग जो है वो मुस्लिम अक्सरियत और सफ़ेद रंग जो है वो अक़लियत, इसको छोड़कर हरा रंग हम ले लें हरियाली की तरफ, फितरत की तरफ, कुदरत की तरफ, तो एक इशारा तो हमें ये भी है ना कि हमें अपने मुल्क को, जो कि पहले ही ज़राअती मुल्क है और एक ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हम लेकर आ सकें, किसी तरह से हम अपने मुल्क को आलूदगी से और यहाँ पर जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उनसे पाक रख सकें। इस जश्न आज़ादी पर एक दरख्त का तोहफ़ा अगर हम सब पाकिस्तानी मिलकर अपनी इस अर्ज़ पाक को दें तो कितने करोड़ दरख्त लगेंगे। और अगर हम उनको सिर्फ लगाकर भूल ना जाएं हमेशा की तरह, सियासतदानों के वादों की तरह कि हमने कर तो दिया लेकिन उसके बाद हमें पता ही नहीं कि वो पौधा नन्हा सा, उसकी आबियारी की हमने या नहीं की, उसको वक्त पे पानी दिया या नहीं दिया, वो परवान चढ़ा या नहीं चढ़ा। अगर सिर्फ एक रिजॉल्व कर लें कि इस 14 अगस्त पे हमने एक दरख्त लगाना है और अपनी इस अर्ज़ पाक को, जिसके तराने, जिसके मिली नगमे हम जोशो खरोश के साथ गाते हैं, पढ़ते हैं, जिससे मोहब्बत का अहद व पैमान करते हैं, जिस पे जान कुर्बान निसार करने के हम वादे करते हैं, और हम उसको पूरा करने के लिए चले एक दरख्त लगा देंगे, एक पौधा लगा देंगे। यकीन कीजिए ये हमारी इस अर्ज़ पाक के लिए 14 अगस्त पे किसी भी झंडा लहराने, किसी भी और तरह के वतन से मोहब्बत के इजहार से बड़ा इजहार होगा और बड़ा कीमती तोहफ़ा होगा। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है वो लेना शुरू करें। कि ज़बानी दावे और जमा खर्च तो सब कर लेते हैं, कौन अमली तौर पर कुछ करता है
फ़र्क इससे पड़ता है। एक और छोटी सी टिप जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी, गाड़ियों में बैठते वक्त भी शीशे ज़रा खोल लिया करें, इसलिए कि ये सुनने में आ रहा है और कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ जो कि प्लास्टिक का मटेरियल होता है, अक्सर आपने देखा है तमाम उसका इंडोर जो है वो प्लास्टिक का होता है, डैशबोर्ड समेत और बाकी तमाम हमने सीट कवर्स जो रखे होते हैं, और जब गाड़ी खड़ी होती है तो सिर्फ खड़ा होने से उसके अंदर जो बेंजाइल, एक बेंजीन जो कि एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, गैस एमिट होती है, पैदा होती है, और वो गैस जब हम हमारे अंदर जाती है तो उसके नतीजे में ये एक ऐसा टॉक्सिन है बॉडी जिस्म से बाहर फेंक नहीं सकती, और ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो बहुत सारे कैंसर्स को जन्म देने का जरिया और बाइस बनता है। एक आम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 40 mg/स्क्वायर फीट होनी चाहिए, जबकि गाड़ी अगर बंद शीशों के साथ खड़ी है, जैसे पूरी रात खड़ी है और सुबह आपने शीशे खोले बगैर, फ्रेश हवा को आने दिए बगैर उसमें बैठ गए हैं, तो फिर उसका रेशो जो है 400 तक चला जाता है। और अगर गाड़ी जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि सर्दियों में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर होता है, उसमें धूप में खड़ी है, तो फिर ये रेशो बढ़कर तकरीबन 40 गुना हो जाता है उससे, जितना कि एक आम तौर पर इंसानी जिस्म जो है जिस मिकदार को या उसको बर्दाश्त कर सकता है, जिसकी वजह से फिर हड्डियों में कमज़ोरी, दर्द, बहुत सारे और मसाइल जो है पैदा होते हैं। और आजकल हम डिटॉक्स करने की बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। सो एक तरीका ये भी है कि थोड़ा सा अपनी गाड़ियों को शीशे खोलकर फ्रेश हवा जो है उसे आने जाने दिया जाए, और कोशिश किया जाए कि बंद शीशे उस वक्त करें जब गाड़ी में अच्छी तरह हवा की आमदरफ्त हो चुकी हो, और ये जो एक गैस जिसका मैंने जिक्र किया है इसका कम से कम खदशा हो कि हम सांस के ज़रिए से इनहेल कर रहे होंगे। लेकिन फिर अपने सांस को तरोताज़ा रखने के लिए और आने वाली बच्चों को और नस्लों को आज़ादी का सांस जो है वो देने के लिए, सुख का सांस देने के लिए दरख्त ज़रूर लगाइए इस यौम आज़ादी पर। लेट्स मेक इट अप कि हम दरख्त लगाएंगे और इस अर्ज़ पाक को एक हरियाली का तोहफ़ा देंगे, खुशहाली का तोहफ़ा देंगे। आजकल आपने देखा होगा रमज़ान में, मुझे याद है रोज़ा नहीं याद, लेकिन सहरी पे उठे हुए थे और अचानक ज़लज़ले के झटके बहुत शिद्दत से महसूस हुए थे। उसके बाद फिर अभी कल परसों फिर दोबारा से ज़लज़ले के जो हैं वो झटके महसूस हुए। अब बीइंग स्टूडेंट ऑफ जोग्राफ़ी मुझे पता है, और आप लोगों को भी पता होगा, कि प्री शॉक्स होते हैं या आफ्टर शॉक्स होते हैं। कोई भी ज़लज़ला जब आता है या तो वो किसी आने वाले बड़े ज़लज़ले के साथ जुड़ा होता है, या किसी बड़े ज़लज़ले के बाद उसके हल्के फुल्के झटके जो है महसूस होते हैं। पाकिस्तान जो है वो सिस्मिक जोन में है, फॉल्ट लाइन जो है वो हमारे मेजर एरियाज़ में से गुजरती है। हमने 2005 का एक बहुत ख़तरनाक सा ज़लज़ला भी सहा है, बर्दाश्त किया है। सो जब भी इस तरह के कोई ज़लज़ला आता है तो एक तशवीश और एक इज़्तिराब और एक परेशानी ज़रूर पैदा होती है। मैंने ये बातें शेयर करने के लिए आज DG मेट ऑफिस से दरख्वास्त की कि हमारे साथ लाइन पर आएँ, ताकि हम उनसे जान सकें कि ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या इसमें कोई सदाकत है या नहीं। जनाब गुलाम रसूल साहब DG मेट ऑफिस जो है वो मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। मैंने आपकी बातें सुनी है, अभी जो दरख्त लगाने की आपने बात की जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, और हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को इस बात को इबादत के तौर पे लेना चाहिए। ये दुनिया में भी आसानियां पैदा करेगा और आखिरत में भी आसानियां पैदा करेगा इंशाल्लाह। सर, एक और तशवीश और इज़्तिराब का मैंने जिक्र किया है, ज़लज़ले के झटके कुछ महसूस हो रहे हैं। रमज़ान अल मुबारक में भी पहला झटका महसूस हुआ, फिर उसके बाद अभी कल परसों भी दिन के वक्त एक झटका जो है ज़लज़ले का आया। क्या ये प्री शॉक कह सकते हैं हम, या ये रूटीन का मामूल का हिस्सा है कि सिस्मिक जोन की होने की वजह से इस तरह के ज़लज़ले आते रहेंगे? जबकि हमने नेपाल में अभी पिछले दिनों एक बहुत खौफनाक किस्म का ज़लज़ला भी देखा है। तो इस रीजन में ज़लज़ला जो है आप उसको क्या देख रहे हैं? ये प्री शॉक्स हैं, आफ्टर शॉक्स हैं, ये क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हम बड़ी एक्टिव सिस्मिक जोन में इस वक्त लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 दुनिया के मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। उनकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अरेबियन, इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेन, ये प्लेट्स जो हैं ये भी आपस में मिलती हैं। तो इनका जहाँ पे मिलाप होता है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ज़लज़ले आते हैं। दुरुस्त। और ज़लज़ले आने की खास तौर पे ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले आते हैं ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि एनर्जी इकमलेट नहीं हो पाती, एनर्जी जमा नहीं होती जमीन के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती है। और अगर बहुत लंबे अरसे के लिए खामोशी हो जाए किसी एरिया में, जो एरिया सिस्मिकली बहुत एक्टिव हो, जिस तरह से पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, तो लंबी खामोशी जो है वो बहुत बड़े ज़लज़ले का पेश खैमा होती है। अच्छा, सही। यानी आपके कहने के मुताबिक ये छोटे जो ज़लज़ले आ रहे हैं इस पे हमें परेशानी या तशवीश का शिकार इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जी कि खुदा न खास्ता
प्री शॉक्स हैं, किसी बड़े जल्जले की पेशीन गोई है, क्योंकि प्री शॉक्स और आफ्टर शॉक्स का कॉन्सेप्ट भी तो है ना कि बड़े जल्जले से पहले भी अमूमन छोटे छोटे जल्जले आया करते हैं। तो मैं यही आपसे प्रिसाइजली पूछना चाह रही हूँ कि ये छोटे जल्जले खुदा न खास्ता किसी बड़े जल्जले का पेश खैमा हो सकते हैं, क्या आप इस बारे में कमेंट करेंगे? ये बहुत कम ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि प्री शॉक्स जो हैं वो इंडिकेट करें किसी बड़े ज़लज़ले को। सही। आमतौर पे जो अमूमी इस वक्त जो साइंटिफिक कंसेंसस है वो ये है कि अगर ज़लज़ले जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आते रहें किसी एरिया में तो वहाँ पे एनर्जी एक्युमुलेट नहीं हो पाती और बड़े ज़लज़ले के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जब कोई बड़ा ज़लज़ला आता है तो फिर उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो वक्फे से कई दिनों तक जारी रहते हैं, जिस तरह से हमारा कश्मीर का अर्थक्वेक था और नेपाल का अर्थक्वेक था। इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महीना भर आते रहे। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब गुलाम रसूल साहब, आपने वक्त निकाला और आप सुबह हमारे साथ रहे। ये एक छोटी सी तशवीश और इस्तराब मेरे अंदर था जो मैंने मुनासिब समझा कि हम इसको शेयर कर लिया जाए। लेकिन बात यही है कि कोई भी नागहानी आफत और परेशानी की इल्म जो है वो सिर्फ रब्बे करीम के पास है, क्या होना है क्या नहीं होना। हम अपने आप को उसके सुपुर्द करते हुए और अपने पूरे मामलात को उसके सुपुर्द करते हुए इस उम्मीद के साथ जीते हैं कि जो होगा वो बेहतर होगा इंशाल्लाह। और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर तरह की आफत परेशानी और हर तरह की बदअमनी बेसुकूनी और हर तरह के जुल्म और नाइंसाफ़ी से अपनी हिफाजत में रखें। आज के प्रोग्राम की तफसील की तरफ चलूँगी। आज आपकी मुलाकात में एक ऐसी सियासतदान से कराने जा रही हूँ जो मैं कहूँ ख़वातीन के रिप्रेजेंट करती हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कि इन्होंने चुपचाप ऐवानों में बैठकर वक्त गुजारने के बजाय कुछ ऐसे बिल्स पेश किए जिनका ताल्लुक ख़वातीन के हकूक़ से भी जुड़ा हुआ था। अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स में हमें पेश नज़र आती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी नज़र आती हैं। ख़ुद पेशे के एतबार से एक वकील हैं और साथ साथ सियासत का सिलसिला जो कि उन्होंने जारी सारी रखा हुआ है। मेरे साथ होंगी आज कशमाला तारिक, उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है। उसके साथ साथ आज आपकी मुलाकात आ चुके इंटरनेशनल यूथ डे भी है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ब्लेस्ड किया है कि हमारी 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान जो कि किसी भी मुल्क का कीमती असासा और सरमाया हो सकते हैं और हकीकी सरमाया होते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनके पास ताकत, एनर्जी, सलाहियत और वक्त जैसी ताकत और दौलत, ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर ये कुछ करना चाहें तो किसी भी मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं अगर इनको मुनासिब वसाइल और मुनासिब जगह दी जाए। सो आज कुछ यंगस्टर्स, 3 ऐसी नौजवान सिंगर्स जो कि बेंजामिन सिस्टर्स के रास्ते पे चलते हुए अपना एक ग्रुप बनाए हुए परफॉर्म कर रही हैं। ज़िले सिस्टर्स, उनकी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस जो हैं वो भी शो का हिस्सा होंगी, आप उनसे भी मिल सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले एक ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात मेहमान के साथ। खुशामदीद और सब खैर जनाब। पाकिस्तान जिसकी 52% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, बहुत ही खुशाइन बात है कि उसमें ख़वातीन में से ऐसी ख़वातीन सामने आएँ जो बहुत सारे और इशूज़ के साथ साथ औरतों के ऊपर होने वाले मुख्तलिफ मज़ालिम और उनके हकूक़ से जुड़े हुए मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की सलाहियत और ताकत रखती हूँ। ये ताकत और सलाहियत जो है ये डेफिनेटली बड़ी मुश्किल बात है, इसलिए कि मर्दों के माशरे में पहले अपने लिए मुकाम जीतना हासिल करना और फिर दूसरों के लिए मुकाम हासिल करने की कोशिश करना एक लंबी जद्दोजहद और एक लंबा जो है एफर्ट्स हैं। मेरी आज की मेहमान जो उनको एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुद ना सिर्फ ये सफ़र तय किया बल्कि इस सफ़र का सिलसिला जारी सारी रखा है। एक सियासतदान है, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, पेशे के एतबार से लॉयर हैं। मेरे साथ है कशमाला तारिक। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल। कैसे? मैंने पहले जो अल्फाज फरा के लिए इस्तेमाल किए उसने फौरन वापस जवाब दिया। बिकॉज़ यू आर ब्यूटीफुल। हमेशा से जब हम आपको देखते हैं, जो शख्स के अंदर खूबसूरती होता है वो दूसरे के अंदर खूबसूरती ढूंढता है और देखता है। मगर माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड विद द ब्यूटी। कैसे वैल्यू करती हैं इसको? आई एम अ ब्यूटीफुल वुमन करती हैं या नहीं करती? नहीं, देखिए इसमें इंसान का क्या कमाल है। अल्लाह ताला है जो किसी को कैसा भी बना देता है, अंदर की खूबसूरती इंसान की खूबसूरती होनी चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल। ये बाहर की अब ज़ाहिरी अपीयरेंस जो है ये तो आनी जानी चीज़ है, वक्त के साथ चली भी जाती है, लेकिन नॉनदलेस इंसान हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि द वे ही इज मेड। बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी देख रही थी चीजें तो मुझे पता चला कि पीटीआई के साथ भी एसोसिएट रही हैं आप वे बैक 1990। I was one of the kind of founder members, yes। तो फिर
क्या हुआ? फिर बस फिर उसके बाद पीटीआई, तब मैं लंदन में पढ़ रही थी, तब की बात है। आई वॉज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर यूके एंड यूरोप, लेकिन उसके बाद कोई दम नहीं था मुझे, मतलब एक ही शख्स के गिर्द पार्टी घूम रही थी और फिर बहुत ज्यादा उस वक्त इफेक्टिव एफर्ट्स नहीं थे। किया तब काफी काम किया, उसके बाद फिर देखिए आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आपको नजर आती है होप, जिस चीज के अंदर नजर आ रही हो आप कहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। और फिर कुछ कुदरत की और डेस्टिनी की भी चीजें होती हैं आपको। आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी, सही, कि जो कुछ आपके लिए लिखा होता है वो कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल। तो कभी रिग्रेट इस चीज को आप करती हैं देखकर? नहीं, मैं किसी भी चीज को रिग्रेट नहीं करती। पता नहीं अच्छी चीज है या बुरी चीज है, लेकिन जिंदगी में जो हो जाता है या जो कर लेते हैं उसको रिग्रेट नहीं। सही, मेरा ख्याल है आपकी खूबसूरती का एक राज ये भी है इसलिए कि पछतावों के रोग जो हैं वो इंसान को मार देते हैं। नहीं होने चाहिए पछतावे, मतलब आप ना माजी में रहे, मेरा ख्याल में हाल में रहना चाहिए। और पछतावा या कल की फिक्र वो इंसान को आधे से ज्यादा मार देते हैं मेरा ख्याल में। जस्ट टू बी ऑन द लाइटर नोट, उन दिनों तो इमरान खान साहब बैचलर भी थे। नहीं, he was married to जमायमा। अच्छा, in those days married। बल्कि मैं तो जमायमा को और खान साहब को LSE में बुला के बहुत बड़ा मैंने कोई 1,500-2 हजार बंदे का फंक्शन भी किया था वहाँ। सही सही, तो he was very much married and बिल्कुल सही। हाँ, ग्रेट। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी गुफ्तगू जो है उसे कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। कशमाला तारिक आज मेरी मेहमान है और उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा कशमाला, आपके नाम का मतलब क्या है? आज तक मैंने आपसे ये नहीं पूछा। ये फरा पश्तो वर्ड है और न्याज़बो का पौधा आपने सुना होगा, जिससे खुशबू आती है, जिसको तुलसी भी इंडियंस कहते हैं, तो ये उसके पौधे को, उस फूल को कशमाला कहते हैं। सही। सो आप अपने नाम का कुछ इम्पैक्ट देखती हैं अपने ऊपर? पता नहीं, फूल नाम का पत्तियों वाला होता है। हाँ। और मेरी दादी ने रखा था, वो पठान थी, हाँ, मर्दान से, तो बस। अच्छा, 10 साल माशाल्लाह आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे। 2 बिल्स जिसको मैं और हर खातून बहुत ज्यादा वो करेंगे, ऑनर किलिंग के ऊपर और हदूद के ऊपर, जो आपने यू डेयर टू एक्चुअली कि आपने उसके ऊपर स्टेप लिए वे बैक 10 साल पहले। आज से हालात खासे मुख्तलिफ थे, तो क्या सोच कर ये किया था? क्या मतलब था इनके पीछे? कहाँ से ये इरादा बना था और कैसे हुआ था? एक तो फरा, मैं खुद औरत हूँ, एक लॉयर हूँ, कानून जानती हूँ, कानून समझती हूँ, और आई एम अ सिंगल पेरेंट, और मैं औरतों की तकालीफ जानती हूँ, और मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि मुआशरे में क्या क्या कुछ ज्यादतियाँ होती हैं। तो हमें अगर लोगों ने या पार्टीज ने मौका दिया इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाने का, तो मैं समझती हूँ कि उसमें हम सिर्फ अपनी यस सर और नो सर और आइज और नोज करने के लिए नहीं जाते। आप जब जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि मैं अब आया हूँ तो किसी की तकदीर बदल के जाऊं। कुछ ऐसी कानून साजी हम कर जाएं जो टाइम्स टू कम हमारे बच्चे भी याद करें, और आने वाली नस्लें कुछ दुआ दें कि कोई आया था और कोई काम करके गया। मैंने देखा है कि अगर 4 लोग इन अ हाउस ऑफ अबाउट 342 पीपल, अगर उसमें सिर्फ 4 से 5 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए, जरा यकीन करें पूरी पार्लियामेंट को आप तिगनी का नाच नचा सकते हैं, ठीक है, और आप टेबल्स टर्न कर सकते हैं। तो फिर औरतों के इशू पे कोई खड़ा ही नहीं होता इकट्ठे, नहीं ना सिर्फ औरतों के इशू पे, कोई अपनी लीडरशिप को नाराज नहीं करना चाहता, कोई एक अपनी जात के ऊपर लेके स्टैंड या किसी इशू के ऊपर खड़े होकर बात नहीं करना चाहता। आपको याद होगा एक कॉकस बना था, क्या कमाल कर लिया था उस कॉकस ने कि औरतों की जिंदगी में बेहतरी के, इवन पार्लियामेंट के अंदर की जो खवातीन थी उनको भी इंसाफ नहीं दिला सका। सही। तो आप जब उस चीज को सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए बनाते हैं कि आप हाईलाइट हो जाएं और आपके गिर्द सब कुछ घूम रहा है, तो वो है नहीं, ये इदारे, ये चीजें
ये रहते हैं हम माने जाने हैं। सही। आज फरा यहाँ पे है, कल नहीं है। आज कश्माला पार्लियामेंट में थी, कल आज नहीं है। सो द पॉइंट इज, लेकिन आप वो चीजें छोड़ जाते हैं, आप वो जद्दोजहद छोड़ जाते हैं, वो उम्मीद छोड़ जाते हैं, जो अगर आपने अधूरा भी काम, आपकी जद्दोजहद रह गई है, तो अगला कोई उसको लेकर चले मुकम्मल करने के लिए। आपको लगता है आगे कोई लेके चला? अब तो मुझे लग रहा है पिछले 3 सालों से मैं देख रही थी किसी एक खवातीन के इशू को टेकअप नहीं किया गया, हालांकि सो मेनी इश्यूज डोमेस्टिक जो वायलेंस है उस तक के ऊपर आज तक तक पास कोई खातून वजीर भी नहीं है अभी तक। हाँ, हाँ। और मतलब कि 52% आबादी जो कि ऑप्रेस्ड है, जिसको कि बहुत ज्यादा दबाया जाता है हमारे मुआशरे के अंदर। वो और चीज़ है कि अब तालीम जो है वो घर घर में जा रही है, और हम चाहते हैं कि और मजीद जाए जहाँ पे ये फ़र्क आए, लेकिन अभी भी रवैयों में बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। और वो आप देख रही होंगी कि ये जो कसूर इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, आप उसमें ये देखें कि ये जहालत और ये खौफ, और उस इलाके में एक घर नहीं, 2 घर नहीं, हर दूसरा घर अफेक्टेड है। आप उसको कई चाइल्ड मोलेस्टेशन ले लें, इंसेस्ट कह लें, वहां पे आप सेक्सुअल अब्यूज कह लें, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब आप ये मुझे बताएं कि किस किस्म का इस्लामी मुआशरा है। अच्छा, लेकिन हुकूमती रवैये पे फिर आप उस पे क्या कहेंगी कि आप भी 10 साल हुकूमत का हिस्सा रही हैं, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इतने, जैसे कहते हैं, सामने नजर आने वाली चीजों पे भी इतना तामुल? देखिए, मैं फरा कहूँ कि मैंने, जैसे हम पिछली बात कर रहे थे कि कोई भी किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि मैं अपनी गर्दन बाहर निकालूं और सिर्फ मैं ये ब्रंट लूं और लोगों की कोई भी कॉज लेके आगे चलूं। आपने तो ये किया हुआ है। व्हाट इज द प्राइस टू बी पेड? उसकी प्राइस ये है कि आप बैक बेंचर रहते हैं, क्योंकि कोई चीज किसी ना किसी को तो हिट कर रही होती है, तो फिर आपके खिलाफ लॉबीज आ जाती हैं, आपके खिलाफ विद इन योर ओन पार्टी मुखालफत शुरू हो जाती है। सो मच सो, मैंने जब शौकत अजीज साहब थे तो स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी खोली थी, और 2005 के उसकी, तो पूरी पार्टी मेरे खिलाफ उस वक्त हुई हुई थी। और क्या हुआ, उसका पूरा वो निकाला, और मुझे धमकियां आती थी कि जी इसको बंद करें, इसको बंद करें, और उन्होंने उस केस को हशप करा दिया। लेकिन आज भी मैं वसूख से कह सकती हूँ और ऑन रिकॉर्ड कह सकती हूँ कि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की कोई निकाले तो उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही। इसी तरह अब आप ये पीछे जितनी इश्यूज आप देख लें, इनके ऊपर कम से कम आपका जो कॉन्शियस है वो तो सेटिस्फाइड है कि आप जिस मकसद के लिए उस पार्लियामेंट के अंदर गए, आपने लोगों के कॉजेज और कंसर्न्स उठाए, आप उनकी आवाज बने, आप बाहर जो वो बात करते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स है जिंदगी के अंदर, उनके इलाकों के अंदर, उनकी बेहतरी के लिए जिस लिए उन्होंने आपको इलेक्ट करके भेजा है, वहां पे आपने उनकी आवाज ऐवाने बाला के अंदर पहुंचाई, मीडिया में पहुंचाई। जब ऐवाने बाला में उठती है तो ऑब्वियसली मीडिया में उठती है, मीडिया में उठती है तो हर तरफ वावेला मचता है। पॉलिसी मेकिंग के लिए वहाँ पे सब लोग बैठते हैं, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, तो फिर पॉलिसी मेकिंग ही इतना मुश्किल काम क्यों हो जाता है वहाँ पे? आप मुझे ये बताएं कि आपने कितने लोगों की इश्यूज पे तकारीर सुनी है, और कितने लोग हैं, अफसोस की ये बात होती है कि पूरा पार्लियामेंट के उनके अदवार गुजर जाते हैं और वो एक लफ्ज नहीं मुंह से बोले होते हैं अंदर हाउस के। तो देखें, ये इलेक्ट करने वालों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम सिर्फ पॉलिटिशियंस पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते। आपके जो इलेक्ट करने वाले हैं वो ऐसे लोगों को इलेक्ट करके भेजते क्यों हैं? ठीक, अगर वो बार बार उनको में क्या देखना चाहिए किसी के ऊपर वोट का मोहर लगाते हुए? कि आपके देखिए इलाके के लोगों के पास उस बंदे की एक्सेसिबिलिटी क्या है, आपके मामलों को किस तरह हल कराते हैं, आपके इलाके के अंदर बेहतरी किस तरह दिलवाई जाती है। पॉलिटिक्स इज बेसिकली सोशल वर्क। पॉलिटिक्स जो है वो कोई अनोखा काम नहीं है। आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन, आपकी लोगों के साथ मामला फहमी, लोगों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहना, और फिर उनके मसाइल को जाके पार्लियामेंट के अंदर हल करना, उनका हल करना। वजीर आजम से, वजीर आला से, बाकी लोगों के साथ जो कंसर्न है उनके इलाके में ये देखना कि बुनियादी सहूलियात उनको मिल रही हैं, पीने का साफ पानी मिल रहा है, स्कूल है, हेल्थ फैसिलिटीज है, बच्चों के लिए खेलने के मैदान है, और बेहतरी से बेहतरी उनके लिए लाई जाए। लेकिन जिस तरह मैं बात कर रही हूँ कि खवातीन की हमारे पास वजीर नहीं है, तो यूथ के आप देखें क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारी प्रायोरिटीज में नहीं, गेम्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप ये देखें दुनिया कहां से कहां मकाम हासिल करती जा रही है, हमारे मुल्क की आबादी आप देखें कितनी है। अब जो लोग स्ट्रीट फुटबॉल चिल्ड्रन देखें, अपने आप पे उन्होंने बच्चों ने खेला,
और दुनिया में नाम सिक्का अपना मनवाए। लेकिन हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड अगर तरीके से देखा जाए तो फुटबॉल आज इसी उसके अंदर लड़ाई में पड़ा हुआ है कि जी मैंने उसकी प्रेसिडेंसी नहीं छोड़नी और मेरे पास है और तेरे पास है और नहीं है। और स्पोर्ट्स आप देख लें, लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं और पूरे पूरे खानदान उसके ऊपर बैठे हुए, उसको छोड़ते नहीं। या तो आप काम करें, वी हैव नो ऑब्जेक्शन विद दैट, या फिर छोड़ दें, या फिर छोड़ दें, किसी और को मौका दें कि कोई किसी इन बच्चों के लिए काम कर ले। बिल्कुल सही। अच्छा कश्माला, आप कैसे इतनी मजबूत हुई थी? बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन, स्ट्रेंथ इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। अम्मा, ये मेरी अम्मा का कमाल है, जिन्होंने, मेरे ख्याल में ऑल द क्रेडिट गोज टू माय मदर, जिन्होंने मुझे एक टफ औरत में तब्दील किया। और आई एम द ओनली चाइल्ड, लेकिन उसमें उन्होंने ताकत दी। कैसे एक माँ अपनी बेटी को ताकत का तोहफा दे सकती है? देखिए कि आपने कमजोर नहीं पड़ना और आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात तो आपके साथ है और अगर आप सही हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अगर आपको ज़रबें लगती हैं ज़िंदगी में, सबको लगती हैं, लेकिन आपने उससे गिरना नहीं है, कपड़े झाड़ने और अगले दिन फिर खड़े होकर फेस करना है। बस ये चीज़ आपके अंदर आ जाए कि मैंने मुकाबला करना है और मैं सही हूँ और मेरा अल्लाह मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके लिए खुद राह हमवार करती है। कई जगहों पे आके, ये जो मैं आपको पार्लियामेंट वाले किस्से बता रही हूँ कि बड़े बड़े अटैक्स होते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको कहा कि जब इंसान की कबर्ड में स्केलेटन्स होना तो लोग खड़े होने से डरते हैं कि अगर हमने ये बात कर दी और कोई नाराज हो गया तो हमारे वो कच्चे छट्टे खोल देंगे या हमारी को करप्शन के या इस किस्म की चीजें सामने ले आएंगे। लेकिन खवातीन के लिए अलमिया ये है कि जब कोई खड़ा होता है तो ऐसी कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। आपकी की गई, आप और यू फील अबाउट इट। और उससे बड़ा अलमिया कि खवातीन के साथ नहीं खड़ी होती। उससे बड़ा अलमिया ये है कि खवातीन के साथ नहीं खड़ी होती। वो कॉकस, वो नाम की जो वहां पे स्पीकर साहिबा भी खातून थी उस वक्त, बाकी लोग भी थे, आप देखते सब छुपते जाते हैं, कोई वो सब लफाजी बातें रह जाती हैं। अच्छा, और आप अपनी जंग खुद लड़े होते हैं। अच्छा, एक तो ये तुम्हें एडमायर और हम एडमायर करते हैं मजबूत खातून को, लेकिन जो आपने बात की वो रियलिटी पे बेस्ड है। माशरा तब दो तबकात में तकसीम करता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन, अच्छी औरत और बुरी औरत। बदकिस्मती के साथ जिसे हम कहते हैं मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, जो आप उसको बुरी औरत के कैटेगरी में डाला जाता है। एक अच्छी खातून वो है जो बोलती नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नहीं करती, जो एक्सेप्ट करती है, जो क्वेश्चन नहीं करती, जो भी जबर, जुल्म, सतम, वो कहती है ठीक है जी बस यही जिंदगी। नहीं, इससे एक और भी आगे स्टेप है। वो क्या? वो ये कि हमारे साथ, मैं जब NDU कर रही थी तो एक जनरल साहब की बेगम थी हमारे साथ, तो उन्होंने कहा मैं अपने सारे ग्रुप में यहाँ बदनाम हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती हैं क्योंकि मैं सर पर चश्मा लगाती हूँ, मुंह पे च्युइंगम चबाती हूँ और साथ गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो सारे कहते हैं ये बहुत तेज है। तो लोग आपके लिबास से और उठने बैठने से भी आपको लेबल कर देते हैं कि ये बहुत अच्छी और ये बहुत बुरी है क्योंकि ये सर पर दुपट्टा ले रही है, चाहे वो उसके बाद जो मर्जी करे, अबाया पहन के भी जो मर्जी करे या दुपट्टा लेके भी जो मर्जी करे। तो हम जजमेंटल लोग हैं, हम लोगों को उनका अंदर जाहिर और बातिन जो है वो खुद डिफाइन करने लग जाते हैं कि भाई अच्छा इसने दुपट्टा नहीं लिया तो फरा तो बहुत खराब है, कश्माला ने दुपट्टा लिया बहुत अच्छी है। ये एक हमारी साइकी बन चुकी है। वेयर एज आई थिंक कि अल्लाह को पता है कि फरा कितनी करीब है, क्या पता अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यारी हूँ और उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है और बहुत कैरेक्टर की और अपने अंदर एक वो चीज रखती है। तो ये चीजें जो है ना तालीम के साथ तब्दीली आती है, ये जहन जो आपके खुलते हैं। और मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा है कि जिन लोगों ने तालीम भी हासिल की हुई है उन पे भी कोई असर। हाँ, ये आपके वालिदैन की तरबियत और घर के तरबियत पे भी बहुत फर्क पड़ता है, जहाँ पे बेटे और बेटी को बराबरी देना बहुत जरूरी है। वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड प्लीज डोंट माइंड आस्किंग मी दैट। कश्माला, वी हर्ड कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है खातून की, हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे की जाती है। कोई किस लेवल तक कर सकता है, इट डिपेंड्स। बड़ा आसान है किसी भी खातून के बारे में कह देना जी बस हमारे साथ। आपके साथ ऐसा हुआ भी है? हाउ यू बीन थ्रू दैट? वो ये एक बड़ी मुश्किल बात है। मैं मजे की आपको बात बताऊं, नहीं मैं आई एक्सप्लेन इट टू यू। आप एक कॉलेज में पढ़ती हैं, आप इधर ATV में काम करती हैं, आपके इर्द गिर्द 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 मर्द खड़े हैं इस वक्त ऊपर इतने से डबल। हाँ, ऊपर कितने हैं?
अब आपने उठना बैठना खाना पीना इन्हीं के साथ है या ये आपके कॉलीग्स हैं? जी। अब इनमें से क्या आप कितने साल से आप ये प्रोग्राम कर रही हैं? कितने साल हो गए? 10 साल। 10 साल। 10 साल में आपके कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई कुछ होगा, दे आर योर फैमिली, दे आर लाइक योर फैमिली, ठीक है? और आपके लिए जरूरी नहीं कि हम लेबल करें कि ये भाई हैं या चाचा है या मामा है, दे आर योर कॉलीग। एक प्रोफेशनल ताल्लुक जो है वो घर की फैमिली की तरह हो जाता है, तो उसको लेबल करने की जरूरत नहीं होती, दे कैन बी योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक? अब फ्रेंड का ये मतलब नहीं होता कि बॉयफ्रेंड हो गए, ठीक? तो इसी तरह जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके साथ जो कॉलीग्स पढ़ रहे होते हैं वो आपके एक हल्का अहबाब जो है वो एक और तरह की फैमिली है। 10 साल में पार्लियामेंट में रही हूँ, जिस छत के नीचे आप लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे बिकम योर फैमिली। अब जब आप किसी के साथ खाना खाते भी देखे जाते हैं, अब आप स्कूल कॉलेज में इमेजिन करें कि आपने 10 साल में कितने फ्रेंड्स बनाए और कितने छोड़े। एक ग्रुप होता है ना फ्रेंड्स का, कि आप 5 फ्रेंड्स थी, हम कहते हैं हम बचपन से हम बेस्ट फ्रेंड्स, ये 5 थी। एक लड़के भी होते थे उसमें, थे, मैं वैसे कह रही हूँ। तो अब वो 5 के साथ अगर आप बार बार देखे जाएंगे तो वो नॉर्मल है। अगर आप यही पार्लियामेंटेरियंस के साथ देखे जाएंगे तो आपका चक्कर मशहूर कर दिया जाएगा। मुआशरा, हमारे ये सब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देखती हूँ कि अब क्योंकि जो बच्चे को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं उनके साथ ये मसाइल नहीं होंगे जो हम उनसे पिछले वाले गुजरे, क्योंकि वही लोग जब अपने खानदानों में देखते हैं कि उन्हीं की बेटियों ने बहनों ने स्कर्ट्स भी पहने हुए हैं, स्लीवलेस भी पहने हुए हैं, जीन्स भी पहनी हुई है, दैट इज फाइन, बट इफ फरा एंड कशमाला वुड डू इट तो हम खराब लड़की। सही, ठीक है ना? तो अपने लिए हमारे फर्क स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरों के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स फर्क है। ठीक, यहाँ पे ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, साथ रहिए। आप खुश आमदीद और सुबह बखैर। कशमाला तारिक आज मेरी मेहमान है, उनसे गपशप मुलाकात आप देख रहे हैं। कशमाला जी, एक सवाल मैंने आपसे किया था बड़ा ही क्रूशल नेचर का, एक्सप्लॉइटेशन, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट व्हिच यू हैव टू फेस एट सम स्टेज ऑफ योर लाइफ। चुप रहे वरना वी हैव गॉट समथिंग, एब्सोल्युटली। और फिर आपको वो देखना पड़ता है कि आपने अब उस बंदे के जिसने वो किया उस पर चुप रहना है या वो जो समथिंग है उसको फिर लेट इट बी। नहीं, देखें जो हम बात कर रहे थे अभी जिसमें हम कसूर इशू भी एक्सप्लॉइटेशन ही है ना बेसिकली। हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन करके वो एक्सटॉर्ट करके फिर उनसे ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे थे और फिर उनकी वीडियोस बनाकर भेज रहे थे, इस किस्म की चीजें कौन कर सकता है जो पावरफुल है। हमारे हालत में हमारे उस पे कि अगर मैंने एक जियो के टीवी पे, हामिद मीर साहब के टीवी पे जनरल कयानी के भाइयों की करप्शन का जिक्र कर दिया था, और उसके बाद से मेरी जिंदगी आप यकीन करें पिछले 2 साल जहन्नम से कम नहीं बनाई गई। मुझे थ्रेट्स किए गए, मुझे पैगामात हर वक्त आते रहते थे कि खबरदार आपने भाइयों के बारे में कुछ कहा, भाइयों का नाम नहीं लेना आपने। एक दफा नहीं, 12 दफा। फिर उन्होंने उसके बाद उसकी ये ठान ली, पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई गई, मेलाइन कराया गया। लेकिन जब अल्लाह की जात आपके साथ हो तो मैं समझती हूँ कि आप जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, और आप खड़े होते हैं और आप कई चीजों के ऊपर, उस वक्त जब मैंने कहा ना कि डेस्टिनी के ऊपर आपका ईमान होता है और अल्लाह की जात के ऊपर ईमान होता है, और आपको पता हो कि आप ठीक है और आप खड़े में, तो आज आप देखें कि कुछ कानून कुदरत भी होता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन उस वक्त मुआशरा कहाँ जाता है जब उनको पता भी होता है कि ज्यादती हो रही है और उन्हें पता है कि ये झूठ है और उन्हें पता है कि इसको सजा दी जा रही है सिर्फ मुंह खोलने के ऊपर। तो उस वक्त तो वो 350 जो पार्लियामेंट में बैठे थे जिन्हें इस चीज का इल्म भी था, इसलिए कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस वक्त, तो किसी ने चू करने की भी कोशिश नहीं की। उस वक्त तो DG ISI जो जहीर साहब थे वो भी उनके इशारों के ऊपर काम कर रहे थे,
और उसके बाद अल्लाह भी भूल जाता है, और उसके बाद खुदा भी भूल जाता है, उसके बाद ये भी भूल जाता है कि हमारे घर में भी बेटियां और हमारे घरों में भी बहनें बैठी हुई हैं, और कल को किसी के आगे भी आएगा तो इज्जत कश्माला जिल्लत जो बहुत है, आराम से कह देते हैं ना, वो कहते हैं हमारी बहनें बेटियां तो नहीं आती ना फिर इस तरह के नहीं, कामों में, लेकिन मेरी वो बात तो सुने। अच्छी खवातीन है। इंसान इंसाफ अगर इंसान से नहीं मिलता तो अल्लाह की जो बारगाह है उसमें तो इंसाफ मिलता है। आप देखें अब क्या हाल हो रहा है, सही। आप देखें हर चैनल के ऊपर ज़बाने ज़दे आम उसी करप्शन के किस्से हैं, और वही अब नैब के पास केसेस की रेफरेंस जा रहे हैं। उस वक्त उसी एक जुमले के ऊपर जो मैंने कहा था कि, और वो मैंने ये कहा था कि एहतसाब सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं, भाइयों का भी होगा, और मैंने भाइयों का नाम भी नहीं लिया कि किसके भाई, और मुझे उसके बाद उन्होंने कहा सबको पता है किसके भाई, खबरदार आपने दोबारा भाइयों का नाम लिया, वो क्यानी साहब के भाई थे। सही। और उसके बाद मेरा जो पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कर्ब से गुजरी हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई ये बता नहीं सकती वाला क्या लेकिन मामला अल्लाह इसमें की जात के ऊपर आपका भरोसा और एतमाद होना चाहिए, और आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं। सही तो हर टाइम गुजर जाता है। सही। और आप देखें कि हम तो यही कहते हैं कि आप साफ हैं, आपका दिल साफ है, आपका ईमान अल्लाह के ऊपर है, तो अल्लाह ताला आपको आंखों के सामने दिखाता है कि कौन सही पे था और कौन गलत पे था। बिल्कुल से मुकाफात अमल। अच्छा ये भी बताइएगा कश्माला, वो जो फॉलिंग अपार्ट का एक सिलसिला होता है, जब आप बहुत मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो अपने आप को रखना भी तो ताकत दरकार है इसके लिए, वो ताकत आप कहाँ से लेती हैं और क्या टिप है आपकी ऑफ सर्वाइवल? अल्लाह, मैंने कहा अम्मा और अल्लाह, दो लोग, एक माँ वालदा की दुआएं और वालदा की दी हुई हिम्मत और ताकत, और दूसरा अल्लाह के ऊपर ईमान कि आप सही हैं अगर, तो फिर आप किसी चीज से नहीं डरते। देखें जो बंदा खुद सही नहीं होगा वो खड़ा नहीं हो सकता। फरा अखलाकी जुर्रत नहीं होगी उसमें, अखलाकी जुर्रत नहीं होगी, उसको खौफ होगा ना कि अगर मैंने इसकी आवाज बुलंद की तो मुझे ये होगा। अब एक चीज है झूठ की बेस के ऊपर एक बंदा, और मैंने आपको कहा कि खवातीन के ऊपर सबसे आसान चीज ये कि उनको वीक करने के लिए उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन। अब उनको पता है कि हाँ, और दूसरी तरफ आप भी एक खातून है और जानती हैं और इसी मुआशरे में रहती हैं, हमने ये भी देखा है कि जिसने शादी का लेबल सिर्फ नाम के लिए भी लगाया हुआ है, वो जो मर्जी कर ले एंड दे कैन गेट अवे विद इट, क्योंकि शी हैज अ डमी हस्बैंड स्टैंडिंग विद हर, तो शी कैन गेट अवे विद इट, शी कैन गेट अवे विद मर्डर, शी कैन गेट अवे विद 10 बॉयफ्रेंड्स इफ शी इज हैविंग और शी इज फ्लर्टिंग। तो ये हमारे वो एक्सेप्टेबल है। हाँ। अच्छा यहाँ वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकी चीजें क्योंकि हम खरी मुंह पर बोल देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा यहाँ से मुझे याद है कोई लेजिस्लेशन नहीं की गई सिंगल खवातीन के लिए, सिंगल को हम सिर्फ बेवा समझते हैं। डिवोर्स वुमन जो है वो और फिर हम कह रहे हैं कि मुल्क में डिवोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा एक कसूर जो है वो हमारी आइडियोलॉजी काउंसिल का इस तरह से है कि उन्होंने आज तक तलाक को रेगुलेट नहीं किया। इट्स सो ईजी फॉर एनीबडी टू डिवोर्स एनी वुमन, जबकि आप दुनिया के बाकी मुल्कों में चले जाएं रेगुलेटेड है। इवन इस्लाम में भी तलाक रेगुलेटेड थी, 3 सिटिंग्स में आपको वो देनी होती थी ताकि आप रेगुलेट करें उसको। इट्स नॉट दैट कि इन द स्पर ऑफ मोमेंट आप किसी भी खातून और फिर करके आप उससे बिल्कुल फारिग हो जाएं, आप बच्चे का भी नहीं दे रहे हैं, आप खातून का भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं किया सिंगल खवातीन के लिए, डिवोर्स वुमन के लिए, कि आप अगर टैक्स लेते हैं उससे तो हुकूमत कम से कम टैक्स तो छोड़ दे। मैं तो ये बात कर रही थी कि आप देखें जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की आप बात कर रही हो, या फेडरल शरीयत कोर्ट, ये वाइट एलिफेंट्स पाले में आज तक आपने सुना है कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने कोई सुओ मोटो एक्शन लिया है? या अब ये कसूर वाले केस पे वो अपनी इस्लामी सजाएं सुना दें, कर देना संसार इनको, चौकों में खड़ा करके बिल्कुल इनको संसार करें। यहाँ पे टॉलरेंस लेवल लोगों का ये है कि आप देखिए लाहौर के अंदर उस मासूम बंदे को जला दिया जिंदा और लोग तमाशाई बनकर देखते रहे, ठीक है? तो यहाँ पे इन दरिंदों को जलाएं, इधर इस्लामी सजा दें और कहें कि जी इनको जिंदा दरगोर कर दें, इनको पत्थर मारें, इनको फलाना करें। बिल्कुल सही। वाई एक जज की तनख्वाह देखे 7 से 10 लाख रुपया है, ठीक? वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करें, बट रिलीफ क्या मिल रहा है उनसे लोगों को? इस्लामिक आइडियोलॉजी के आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें, हर जगह पे आदमियों की लॉबी है, ताकत। और अगर एक औरत किसी आदमी के कैरेक्टर के ऊपर बात कर रही है, उसके बच्चे की पेरेंटेज का मसला था, ठीक, और वो बंदा उसको बच्चे को नाम देने को तैयार नहीं था, तो उसके ऊपर वो तमाम मर्द इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा नहीं हमारे दायरा इख्तियार से बाहर, क्योंकि हम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हम ऑब्लाइज्ड हैं उस बंदे के थ्रू डिफरेंट जरियों के जरिए, और ये बेचारी औरतें क्या कर लेंगी? उन्होंने कहा हटाओ इसका साथ दे के हमने मरना है। जब किसी औरत की बात हो पास रही है, जब किसी औरत की बात हो रही है, किसी उस वक्त
मर्द इकट्ठे हो जाते हैं, इत्तेहाद में हो जाते हैं औरत के खिलाफ, लेकिन औरत उस वक़्त अकेली होती है, बेचारी रो रही होती है, परेशान औरतें होती इकट्ठी है। नहीं होती, औरतें उसका साथ नहीं देती, बल्कि वो कहती हैं, हाँ, मर्दों यही का गलत होगी। जी मर्दों को का शुरू- इत्तेहाद देख के, और उन्हें पता होता है, ये नहीं कि उनको नहीं पता कि ये मजबूर है, ये परेशान है, इसके साथ क्या हो रहा जी, है। तो कम से कम एक रिजॉल्व हम औरतें अगर आज बैठी हुए हैं तो बिल्कुल। बना लें तो कि हम भी औरतें- मर्दों की जो उड़ाई हुई बातें जी। होती हैं कि वो ठीक नहीं है, वो जी, गलत बिल्कुल, है, बिल्कुल, उसमें ये और मसला है। नाहक इल्जाम दिए जाते हैं जी, औरतों ये को। सुनकर बिल्कुल। अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि बात आप बुहतान पे यकीन ना करें ना जब तक कि करें। आप खुद ना देख बिल्कुल। लें किसी चीज को, खुद या आपके पास देखें, वेरीफाइड सबूत ना हो। उस पर गौर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। बिल्कुल सही, उस बहुत शुक्रिया। अक्ल से बंदा समझ सकता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये किस तरह की कर रहा है, ये बंदा किस तरह की कर रहा है। लेकिन डर जाती है ना खवातीन। डर नहीं जा, मैंने बहुत देखा है, डर नहीं रही होती फिर क्या होता है? वो उनका माइंड जो होता है उसमें ये होता है कि जी हमने मजबूत लोगों के साथ ताउन हाँ, करना है, ये बिल्कुल सही, कमजोर बहुत है। अक्लमंदी की यानी बात कह रही हैं। खवातीन जो ये है उनके बंदा अंदर अखलाकी कमजोर जरूरत है। नहीं है कि वो कमजोर का साथ बिल्कुल, देने के ये लिए खड़ी बंदा हो। कमजोर है, ये ना हो कि हम इसके हक में एक लफ्ज बोलें, उधर से वो लोग हमें मेरे हिट ऊपर कर, अटैक बिल्कुल सही। वही वाली बात आ गई जो मैं कह रही हूँ, डर जाती हैं, वो कह रही हैं कि वो ताकतवर का साथ देती हैं, तो वही बात होती है। इससे पहले कि हम बातचीत में मजीद चलें, जिले सिस्टर्स हमारे साथ हैं और बेंजामिन सिस्टर्स के बाद मेरा ख्याल है ये सिस्टरहुड का पहला अमली मुजाहरा हम देख रहे हैं, है ना? सो कैसे बनती है तीनों बहनों की? यार मुझे पहले तो ये बताओ, तीन जूते इकट्ठे एक जैसे मिल जाते हैं? बस जब कुछ करना होता है तो सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। कैसे इस तरफ आना हुआ? और इस तरफ तो बचपन से ही थे, क्योंकि पहले हम लोग नात ख्वानी करती थी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उसके बाद सिंगिंग का प्रॉपर स्टार्ट किया, और इसलिए अब हम तीनों जो हैं वो मिलके जो है ग्रुप सिंगिंग कर रही हैं। आपका नाम जिले हुमा है, या अनजिले हुमा। आप सबसे छोटी हैं, या। फिर सबा हैं जो कि दरमियान में मंजली हैं, हाँ। और फिर फौजिया हैं जो कि बड़ी हैं, ठीक है? तो आपा आप हैं। बिल्कुल। है आप में कोई आपा? आपा कौन है? ये नहीं, चीज है, थोड़ी बहुत होती तो है, जाहिर है, थोड़ी जो, बहुत। लेकिन सिंगिंग अच्छा, में आप लोग आपा हैरत कोई नहीं। अंगेज तौर पर फीचर्स में भी रिजेंबल करते हैं बेंजामिन सिस्टर्स के साथ, Oh which is my so God. amazing, है ना? मतलब उनकी भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी। और जिले आप छोटी हो लेकिन बैंड आपके नाम पर है, ये छोटी है ना, इसलिए ये प्यार मोहब्बत में, या वो उसने विन किया है कि भाई मैं डॉन हूँ मेरी जलेगी? क्या है? जिले का जो नेम है वो बड़ा खूबसूरत सा नेम लगता है हमें शुरू से ही। जिले, घर में भी इसको जिले कह देते हैं, ठीक है। तो जिले बैंड का नेम भी इसलिए हम लोगों ने इसको इसीलिए रख लिया। अच्छा जी, हम आपसे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करेंगे जो आप हमें सुनाना चाहें और हमारी मेहमान को सुनाना चाहें और ऑडियंस एंड व्यूअर्स। जरूर भाई, जरूर Please. जरूर। मार गई उड़ीक मैनू ले गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है, मार गई उड़ीक दिन रात, मार गई उड़ीक
तकदी सुनिया राह प्यार दिया मार गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं जरदा पीना एक अनहोनी आस ते जीना मैं नहीं जरदा पीना जे मैं जान दी वलशल तेरे जे मैं जान दी वलशल तेरे तेनू कर दी प्यार करीना तेनू कर दी प्यार करीना मर चलिया मैं तकदी सुनिया राह प्यार दिया मर गई उड़ीक मैनू दे गया तरीक मेरा ढोला नहीं आया है मार गई उड़ीक दिन रात दी Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज खूबसूरत सी कशमारा तारिक पॉलिटिशियन, लॉयर और सोशल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। जिले सिस्टर्स हमारे साथ हैं और उनके खूबसूरत म्यूज़िक जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कशमारा जी, ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि दूसरी शादी कर लूँ? अभी तो पहली से नहीं छुटकारा हुआ तो दूसरी कैसे कर लो। आई एम स्टिल मैरिड एंड ये है कि माय हस्बैंड लिव्स इन कनाडा और देखिए आपके अंदर कमजोरी मैरिज चलती है इस तरह से उसमें मतलब आइडियल तो नहीं होती ऑब्वियसली कि एक औरत को महसूस होता है कि आपको एक मर्द की प्रोटेक्शन, जैसे अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि खवातीन जिनके साथ मर्द खड़े हैं वो चाहे शॉर्ट्स पहन के फिरें या मिनी स्कर्ट्स पहन कर फिरें, उनको पता है, और वो कितने ही बड़े सियासी खानदानों की हों या ना हो और गद्दी नशीनों की बेटियां हों, तो दे कैन गेट अवे विद इट। उनको ये जो बैठी हुई पब्लिक है ना वो भी उंगली यूं नहीं उठाएगी कि इनको पता है कि पीछे इनके साईं खड़े हैं, इनको हमें डंडा मारने वाले खड़े हैं, राइट। लेकिन जैसे एक सिंगल औरत होती है, वी आर सेपरेटेड, उनके लिए हर चीज, उनके लिए जमीन का दायरा तंग कर दिया जाता है। लेकिन ये फरा आपकी और मेरी जद्दोजहद है और ये उन खवातीन के लिए जद्दोजहद है, हमारी बच्चियों के लिए जो पीछे आ रहे हैं कि आपने नाजायज जुल्म नहीं सहना, नारवा सलूक के आगे सर नहीं झुकाना। ये कोई बगावत नहीं है, ये हमारे मजहब ने भी इसकी इजाजत दी है। यहाँ तक कि जब निकाह होता है तो बच्ची का बीच में उसकी रजामंदी पहले शामिल है। और आपने वो हदीस भी सुनी होगी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें अपने खामन की शक्ल नहीं पसंद तो फिर तुम उससे अलैदगी इख्तियार कर लो। ये पूरा एक खातून पेश होती है जो कहती है नहीं रहना चाहती। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये तो वो है जहाँ पे फिर आप कुरान पाक में अगर ये देखें तो आप तमाम सूरतों के अंदर ये देखें, सूरा निसा में देखें, सूरा नूर में देखें, आपको सूरा बकरा में देखें कि पूरी क्लियर मियाँ और बीवी के राइट्स बताए में हैं। और अगर इन केस ऑफ सेपरेशन, इन केस ऑफ डिवोर्स, नॉन नफका, मेंटेनेंस, बच्चे की एक चीज क्लियरली कुरान पाक में लिखी हुई है। लेकिन हम लोगों को आधी चीज, जैसे हमें बहुत आदत है आधा सच बोलने की और आधी सिचुएशन वो बताने की जो हमारे हालात से सूट करती है, हम वो चीज अडॉप्ट कर लें। इसीलिए इस्लाम इतना इख्तियार करना चाहते हैं जितना कि हम अप्लाई अपने ऊपर कर सके। बाकी जहाँ पे हमारी जेब से कुछ निकलता है, जहाँ पे हमें दूसरों के हकूक देने पड़ते हैं, वहाँ पे हम इस्लाम के कान भी बंद और आंखें भी बंद, उधर हम गुंगे बहरे डोरे बनना चाहते हैं। तो ये हमने देखा है, वही चीज आप दिखा लें
तो हम निसाब भी बच्चों को वही पढ़ाते हैं जो आधी हिस्ट्री हम बताना चाहते हैं, डिस्टॉर्ट करके, एग्जैक्ट चीज नहीं बताना चाहते। तो ये सारी मुनाफिकाना रवैये हैं। अब मैं आपको सऊदी अरेबिया की एग्जांपल दूं, वहां पे अगर 4 शादी, आपके मजहब में 4 शादियों की इजाजत है, यहाँ पे जो हमारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या खवातीन है, खवातीन खाना जो है, वो नहीं वो सूरत निकाल लेती हैं कि जहाँ पे उन्होंने कहा हाँ अगर तुम बराबरी कर सको तो। तो भाई फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 11 शादियां की थी और फिर आपको सिर्फ 4 का इख्तियार दिया गया, फिर तो वो कहते करो ही ना, फिर तो वो कहते कि करो ही ना। तो हमें जहाँ पे अपना राइट लगता है ना कि सलब होने लगा है, वहां पे हम कहते नहीं एक ही रखो। अगर वो वाली हर औरत से जब और हर इस किस्म के एनलाइटेंड मर्द से बात करो तो वो आयत ले आते हैं, जबकि बाकी जो आयतें हैं वो सब भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके ऊपर आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया में अगर यूजुअली हम देखें कि 4 शादियों की उनके यहाँ एक रवाज है, कल्चरल इशू है, तो वहां पे खवातीन की भी 4 आम शादियां हैं, क्योंकि जिसको वो छोड़ते हैं माँ बाप उसको घर पे नहीं बिठाते, उसकी फौरन दूसरी जगह उसको किसी के निकाह में दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोई हमारे जैसे पार्लियामेंट में भी या वैसे भी ऐसी खवातीन जिनकी 2 या 3 शादियां हुई हैं, तो लोग उनको हाय इसने तो 3 शादियां की हुई हैं या इसने तो 2 शादियां की हुई हैं, तो उसके साथ हाय आ जाता है। वही 2-3 शादियां मर्द ने की होगी तो उसके ऊपर सरखाब का पैर लगा, वाह 3 शादियां की हुई हैं इसने, उसके लिए ये रवैया। और खातून है तो उसके लिए हाय। अरे ये तो चले छोड़ दें, तो ये जो कल्चर है, ये तो चले निकाह तो सुन्नत है, निकाह पे तो बरकत है, शादी चले ना चले वो एक अलग बात है, आपने निकाह तो किया। हाउ अबाउट ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, ये जो ऐसे ही लोग एक दूसरे के साथ ये मुआशरती बुराइयां और मुआशरे में उनको एक्सेप्टेबल है कशमाला? नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मुआशरती बुराइयां इसी वजह से है जब हम एक से दूसरे निकाह को मना करते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं हुक्म एक का है और उसके बाद वो कह देते हैं अगर बराबरी करो तो। देखे हमारे यहाँ देखा गया है कि जो बेगमात हैं वो मियों को कहती हैं हाँ गर्लफ्रेंड्स तो रख लो मगर शादी नहीं करती। वो एक्सेप्टेबल है उन्हें, वो उनके घर वालों को भी एक्सेप्टेबल है, माँ बाप को भी एक्सेप्टेबल कि नहीं ठीक है कि कोई प्रॉपर्टी में राइट ना आ जाए या किसी को इज्जत ना मिल जाए। तो हमारे यहाँ मुनाफिकाना रवैया है कि वो कहते हैं हराम खा लो हलाल ना खाओ, और किसी के साथ, और ये सब इत्तेफाक राय से करते हैं। नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा किसके राइट्स जो हैं वो जा रहे हैं एक औरत के, जिस औरत के साथ ये हो रहा है उसके राइट्स जो हैं, क्योंकि उसको मुआशरे में राइट नहीं मिल रहा, उसको इज्जत नहीं मिल रही, अगर उसके कोई बच्चे हैं तो उनको राइट नहीं मिलेगा। इस किस्म की जो चीजें हैं, और मर्द जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्जॉनरेट हो रहा है। और अगर आप खवातीन की पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो वुमेन आर मोर देन मेन, 52% खवातीन है। तो कहीं तो उन खवातीन ने जब लगना है तो फिर वाई नॉट द इस्लामिक वे, वाई नॉट द लेजिटिमेट वे, जब आपके पास, और आपका तो मजहब इतना खूबसूरत है कि उसने प्रोविजन दिया हुआ है और मजबूर और महकूम है कि उसको कह दिया जाए कि नहीं तुमने गर्लफ्रेंड रखनी है, तो वो क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड रख लेता हूँ शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसका नाम नक्शा ना देना पड़ता है। आई एम सॉरी, इसके लिए तो कोई फिर वर्ड होना चाहिए एनिमल किंगडम में से, कि एनिमल किंगडम ही है यहाँ पे, ये करना है बैठ जो यहाँ पे, इसके अलावा नहीं करना है, सिट स्टैंड नहीं। लेकिन ये कितने मजे की बात है कि मर्दों को अपने तमाम राइट्स का पता है, अपनी सब चीजें पता है कि भाई मेरी चीजें प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन हाँ जहाँ पे औरत को इज्जत देनी है वो मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन इसमें कश्मारा लेट्स नॉट एक्यूज ओनली वुमेन, मर्द को भी ये सूट करता है, इसीलिए वो इसी तरह से करता है। वरना औरत को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर औरत तो कोई भी नहीं चाहती, इवन जहाँ जिन माशरों में मर्द चार करते हैं वहां पे भी नहीं चाहती कि वो चार करें, लेकिन मर्द जिन्होंने इस्लामिक वे से चीज़ों को करना होता है वो करते हैं, वो फिर उसको एक्नॉलेज करते हैं। सो अगर कोई मर्द नहीं कर रहा तो वजह ये नहीं दे सकता कि जी मेरे पे प्रेशर है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्जाम्पल आप हमारी पार्लियामेंट का ही ले लें, कि अक्सर ये भी रवैये हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सिंध से आए हुए हैं और जो बलोचिस्तान और केपी से हैं, उनकी अक्सर की 2-2, 3-3 शादियां सारी अनाउंस डिक्लेयर्ड होती हैं। डिक्लेयर्ड, ठीक है। सही। कई तो हमारे साथ हज पे अपनी 2-2 बीवियों को इकट्ठे लेकर गए हुए हैं। सही। और जो पंजाब का कल्चर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर भी लगता है, और वो जो एक बीवी का कॉन्सेप्ट है, सत्ती का कॉन्सेप्ट है, औरत को नीचा दिखाने का कॉन्सेप्ट है, वो सारा मेरे ख्याल में इंडिया से इधर इस पंजाब के ऊपर इन्फ्लुएंस आया हुआ है। तो पंजाबी जो है वो कहेगा कि नहीं मैं शादी ना करूं,
जो मैंने देखे, आप बलोचियों को देखे और वो फख्र से कहते हैं कि हाँ ये हमारी पहली बीवी है, हमारी दूसरी बीवी अब है। आपके लिए वो विमेन राइट एक्टिविस्ट पीछे ना पड़ जाएं कि अब आप कह रही हैं कि 4 शादियां एक्चुअली होनी मैंने तो चाहिए। बहुत दफा, मैंने तो मीर साहब के प्रोग्राम में भी कहा है, आप उसके ऊपर देख लें, जब आपके दीन ने इस चीज की इजाजत अच्छा, अगर दी है। आप एक फुल फ्लेज मतलब खातून होती, जिसका मियाँ उसके साथ हंसी खुशी रह रहा होता है, दूसरी खातून आती है और वो उसके साथ शादी करना चाहता और चाहती, तो आप इजाजत दे देती इतनी आराम अगर वो से दोनों चाहते होते तो कर लेते, कि दूसरी शादी कर लें? उसमें क्या बुराई है, मुझे आप असल ये है बताएं। कि एक बिल्कुल सही। मर्द जो है अच्छा, वो हम यहाँ दोनों पे- को हकूक बराबर हकूक के दे दे सके, प्यार दे सके और उसको माशरे में Economically साथ बराबर रख लेके सके। चले, एक जैसे सब माशरती बराबरी, तौर हर पे जगह बराबर में रख सके। बराबरी होगी तो और आप तभी ये देखें चीज़- कि सवाब ज्यादा हमारे इस पे मजहब सारी में भी ख़वातीन किसी- मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल। तालियां बजा के पता चलेगा जो बजाएंगी कि हैं या नहीं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, तो तालियां इस पे भी मर्दी बजा रहे फरा हैं। इसमें एक और चीज आप देखें कि ये चीज कि अगर आप किसी डिवोर्सी से या विडो से शादी करें तो उसका ज्यादा सवाब है। हाँ। ये इस्लाम में भी है। और हजरत बीबी खदीजा 15 साल बड़ी थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा निकाह था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप ये देखें, हम ये यहाँ पे आके इस्लाम क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, ये इस्लाम नहीं में अच्छा लगता। ये इस्लाम नहीं हमें अच्छा अच्छा जी, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद। कशमाला तारिक आज मेरी मेहमान है, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। जिले सिस्टर्स भी आज मेरे साथ हैं। है म्यूजिक से लगाओ हाँ दिलचस्पी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हर किसी को होता है। तो किस तरह के गाने सुनती हैं ज्यादा? मुझे हैप्पी सॉन्ग्स, Happy लाइवली, जान वाले, जो खुशी दें। सही। पर हमने अपनी तकालीफ की बातें की, ख़वातीन की जद्दोजहद की बातें की, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और जो सेल्फ इम्पोज्ड गम है, हाँ। अभी मैं ऑडियंस में भी सुन रही थी थोड़े गमगीन गाने, उससे परहेज करना चाहिए। जान होते छुड़ाए। बड़े खूबसूरत हैं, बड़े टची होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो आपकी जिंदगी में मिजरी को ऐड करते हैं। आप एक सेल्फ ये इम्पोज्ड मेरा गम भी की सूरत में suggestion चले है। जाते हैं, फिर आप अपने किसी इंसिडेंट से रिलेट करने लग जाते हैं, फिर आंखें नम हो रोना जाती शुरू हैं, कर देते हैं, हाँ। ड्रामेटाइज हो जाते हाँ। हैं। तो अगर आप अच्छा हैप्पी सॉन्ग सुनेंगे, चलिए, आपकी आपको सुबह का happy इब्तिदा song। अच्छा होगा, आप डांसिंग, लाइवली, Happy mood में एनर्जेटिक रहते हैं और आप खुश रहते हैं। बिल्कुल सही। कौन सा हैप्पी सॉन्ग गिव्स यू एनर्जी, पॉजिटिव अभी एनर्जी। हम लोग फिर आपको एक बड़ा हैप्पी सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। ठीक है? मैडम जी का ये है, माहिर में अरे लाल इतना अच्छा चढ़ा गा रही दीजिए। हैं आप हाँ, लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लाल चढ़ा दे चूड़ा ते नाले होवे डाढ़ा बूढ़ा मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा हो। खिड़े ने गुलाबी फूल सोलवी बहार दे खिड़े ने गुलाबी फूल सोलवी बहार दे नवे नवे चा मैनू चढ़े ने शिकार दे जी करदा है मैन लशकावा सूए गुंड विच पई शर्मावा के जीवे मोटी के जीवे नवी मोटी संगदी मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा ते नाले होवे डाढ़ा बूढ़ा मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा हो।
कश्माला जी ने एक और फरमाइश की थी, मैं तो मेरा दिलबर जानी, वो आपने पूरी नहीं की। वो हम जरूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह, इसी प्रोग्राम में करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल सही। उससे पहले कुछ क्विक राउंड, एक तेज मैं सवाल कुछ आपसे पूछूं। हाँ। कितनी देर में तैयार होती हैं? 10 मिनट। वाकई में? कोई आधा घंटा नहीं? नहीं, आपको इतना लगता है? जो हम काम करने वाली खवातीन होती है, जब हमने रोज उठना हो, काम करना हो, तो फिर प्रायोरिटी फर्क होती है। सही। अच्छा, कौन ज्यादा खूबसूरत है, शाज़िया मरी या हिना रबानी खर? दोनों ही खूबसूरत। एक को वोट करना आपने। दोनों अच्छी हैं। स्टेप 1, हाँ, किसी एक को वोट करें, वरना वोट कैंसिल हो जाता पता है। नहीं आप क्या जाहिरी खूबसूरती की बात हाँ, कर रही जाहिर है कि बात खूबसूरती, अपेरेंट हम पर्सनालिटी की बात करें। एक ही, दोनों एक जैसी हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ज्यादा स्मार्ट कौन है, इमरान खान या हमजा शहबाज शरीफ? मैं आपको सच बताऊं कि खूबसूरती का क्राइटेरिया मेरे लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। मुझे शेरन स्टोन बहुत पसंद है, मैं उसको खूबसूरती के क्राइटेरिया में कहती हूँ। शी वुड, आई वुड से कि शी इज ब्यूटीफुल, या शी इज वेरी हाँ, कंप्लीट वुमन। केट मिडल्टन की टाइप की लुक आप कह लें, या मुझे शेरन स्टोन पसंद है बहुत। सही। हमजा या शहबाज में से कौन स्मार्ट है ज्यादा? स्मार्ट मैन कह सकते हैं जिसे आप, बियॉन्ड पॉलिटिशियन एंड एवरीथिंग। अब पता नहीं स्मार्ट आप किसको कहती हैं और मैं किसको समझती हूँ। जिसको आप समझती हैं वो बता दें। अब हो सकता है दोनों में से ना समझती हूँ। पॉलिटिशियन कौन बेहतर है, इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? पॉलिटिशियन, इन्हीं तीनों में से बताना है। आई वुड से कि मियां साहब। नवाज शरीफ, बिल्कुल सही। मौलाना फजलुर रहमान की 3 खूबियां जो आपने अब तक ऑब्जर्व की हो, 3 पॉजिटिव्स। इतना सोचना पड़ेगा। हर दौर के साथ गुजारा कर लेते हैं। एक होगी मुफाहमत की सियासत, और तीसरी, लेट मी थिंक, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जबरदस्त। एंड तकरीर अच्छी करते हैं मौलाना साहब। सही। अच्छा, पाकिस्तान में अगर आपको छुट्टियों पे जाना हो, हॉलीडेज पे, तो कौन सा वेकेशन स्पॉट पिक करेंगी, मरी, सवात या कश्मीर? कश्मीर। सवाद भी बहुत प्यारा है। सही। खाना किस तरह का पसंद है आपको, रिवायती, कॉन्टिनेंटल या चाइनीज? सब खाना सब पसंद है। तीनों में से कोई एक? नहीं, उसके अलावा जापानीज, थाई, नेम एनीथिंग, खाना सब पसंद है। बिल्कुल सही। ड्रेसिंग किस तरह की पसंद है, ईस्टर्न या वेस्टर्न? दोनों। कौन से मुल्क में रहना ज्यादा पसंद है, पाकिस्तान, अमेरिका या कनाडा? पाकिस्तान। असेंबली का इजलास या घर में आराम? असेंबली का इजलास या घर में आराम? वो भी दोनों। आज पहले असेंबली में जाती थी, अब आजकल घर में आराम कर रही हूँ, इसलिए दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस और मजा लिया है। एक लफ्ज में आपने एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है, चौधरी शुजात अली को डिफाइन करना है। 1 वर्ड। रवादारी। रेहाम खान? भाभी। 1 मिनिस्टर यू विल वोट फॉर, इसहाक डार, परवेज रशीद और ख्वाजा आसिफ? तीनों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। किसी एक को वोट करना हो तो? ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब। घर में कभी खाना बनाया? हाँ। क्या बनाया ज्यादा? ज्यादा तो नहीं, बहुत कम बनाया। क्या बनाती हैं? आई कैन कुक। आई कैन कुक, और कढ़ाई। जबरदस्त। अब जब आपने अंडा। अच्छा, जबरदस्त। जब आपने हम वापस आएंगे तो आपने कश्माला जी की फरमाइश पे मैं तो मेरा दिलबर जानी हाँ, चाहिए इंशाल्लाह, और यहाँ पर आकर सुनाएंगे आप। डेफिनेटली। ठीक है, सब ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. तो जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। कश्माला तारिक साहिबा आज मेरी मेहमान। थैंक यू सो मच कश्माला। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू सी योर ब्यूटीफुल फेस एंड ऑल्सो वो जो एक अच्छा खूबसूरत जहन होता है ना, जो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट करता है। मुझे हमेशा आपसे मिलके बहुत ताकत का, तकवीयत का, बहुत हिम्मत का एहसास होता है। थैंक यू फरार। मुझे भी आपको आपकी कंसिस्टेंसी देके कि आपको इतने सालों से एक ही चैनल और एक ही शो पे देख के, और आई फील कि यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और आप, मैं सिर्फ आपके मुंह पे नहीं कह रही,
आप खवातीन को एक ट्रू सेंस में क्या ना कि एक चैनल पे एक आज है एक कल है, वो हम देख देख के तंग आ जाते, पता ही नहीं होता कौन किस चैनल पे है। तो मेरे ख्याल में ATV का जो फेस है और रिकग्निशन है दैट इज फरा। थैंक यू सो मच कुशमाला, थैंक यू। आपने फरमाइश पूरी करनी है, बिल्कुल, आप बिल्कुल, लोग यहाँ why पर आ not, why जाइए, not, why not? क्योंकि हम बिल्कुल, इजाजत हम लोग लेंगे। यहाँ थैंक पे यू फॉर आके बीइंग मैडम विद की मी। Thank you so और much. आपसे भी इजाजत इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।